आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। जंतर मंतर, यहाँ पर पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है सुरक्षा के लिए। और काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है, जो कि लोगों को निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन आ चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ी भी खड़ी हुई है। भाई आने वाले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है जंतर मंतर पर और पूरी तैयारी के साथ में है, जो कि कोई यहाँ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। यहाँ बड़े बड़े अफसरान आए हुए हैं, आपको कई बार सूचित किया जा चुका है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ 5 बजे तक धरने की अनुमति है। आपका धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है कि 5 बजे तक की अनुमति है। कृपया करके शांतिपूर्वक जंतर मंतर का यह नज़ारा है। वो शांतिपूर्वक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान भारी करें। संख्या में फोर्स जो लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं उनसे अनुरोध है पूरी तैयारी के साथ गाड़ी भी प्रयोग करें, सड़क पर खड़े ना हो, यातायात बाधित ना करें, बैरिकेड्स पर ना चले, सड़क पर ना खड़े हों, आपको चोट लग सकती है। आप सभी से दोबारा अनुरोध किया जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ 5 बजे तक धरने की अनुमति है। कृपया करके 5 बजे तक की अनुमति बताई जा रही है कि 5 बजे तक की अनुमति, 5 बजे तक का टाइम बताया जा रहा है। मैं भारत लाइव न्यूज़ से विनोद कुमार। जानते हैं यूजीसी बैक के बारे में। आई सर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना धर्मवीर सिंह सोलंकी, मुरैना मध्य प्रदेश से। आज जंतर मंतर दिल्ली पर हैं और आरएचए आरक्षण हटाओ आंदोलन के समर्थन में आया हूं। जैसा कि हम लोगों ने कहा था और हमारे हर एक भवानी सैनिक ने कहा था और समर्थन दिया था यहाँ पर तन मन धन से, और यहाँ पर मैं पहुंचा हुआ हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से और सरकार के उन नुमाइंदे से कि सरकार हमारी जो ये मांगे हैं आरक्षण को लेकर के, इन मांगों को पूर्ण करे और जल्द से जल्द इसको संज्ञान में ले। अन्यथा यहाँ पर ये जनसमूह है, ये बिगड़ गया तो ना तो आपकी पुलिस रोक पाएगी और ना ही आप रोक पाओगे। मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करो। ये प्रोग्राम बढ़िया स्वर्ण और सभ्य समाज का ये प्रोग्राम है और ना कि किसी आतंकवादी का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो मतलब आपको और इस देश को गालियां दे रहे थे, जो इस सरकार को गालियां दे रहे थे, पुलिस प्रशासन को गालियां दे रहे थे। हम लोग यहाँ गालियां देने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर अपनी मांगे, अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हुए हैं। और हर एक भवानी सैनिक, हर एक भाई पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ेगा। और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। हम भाई शुभम सिंह के, भाई हर्ष दुबे के साथ में है, सुबह से साथ में है, और जब तक ये समाप्त नहीं होता जब तक मैं आपका अपना भाई यहाँ पर ही मौजूद रहूंगा। जय माँ भवानी, जय सौराष्ट्र, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पर देख सकते हो आप, हजारों की संख्या में लोग बाग हैं और यहाँ पर एसटी एससी के भी भाई हैं, सामान्य वर्ग के भी भाई हैं, ओबीसी के भी भाई हैं, क्योंकि ये भाई अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आए हुए हैं, ना कि किसी बेफजूल की बातों के लिए। क्योंकि आज मैं अपने देश की समाज को और हमारे भाइयों को, माता शक्तियों को एक संदेश और देना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में, अपने परिवार में, अपने भाई बंधुओं में एक छोटी सी 2 गज जमीन के लिए हम एक दूसरे का खोपड़ा फोड़ देते हैं, खून बहा देते हैं। तो ये तो आपके बच्चों के साथ में जो ये अन्याय हो रहा है, ये 70 वर्षों से हो रहा है। इस अधिकार की लड़ाई के लिए आप जगो,
और इस चिंगारी में एक ज्वालामुखी मुखी एक विस्फोटक बन करके फटो। और जब तक ये विस्फोटक बन के फटोगे नहीं, जब तक ये सरकारें, गूंगी बहरी सरकारें बिल्कुल नहीं सुनने वाली हैं, क्योंकि सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और ये गूंगी बहरी सरकार है, क्योंकि हम इंकलाबवादी इंसान है, इंकलाब ही हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जय भवानी, जय सौराष्ट्र, जय सोमनाथ, जय मेवाड़, जय महाराणा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ यूजीसी के बारे में लोगों ने क्या कहा, और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है जैसा कि बता रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं भारत लाइव न्यूज़ की तरफ से, और बहुत ही शांति के साथ यह धरना प्रदर्शन हो रहा है आरक्षण के बारे में। हाँ जी सर, आप डॉक्टर कबीर। मुद्दा बहुत अच्छा है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए, पर डिपेंड करता है कि आपका रोड मैप क्या है। क्योंकि हम जो आए हैं, बेसिकली मैं पटियाला से आया हूँ, ये भी बहुत दूर से आए हैं, और बहुत पहले से हम जुड़े हुए हैं हर्ष के साथ, क्योंकि हर्ष को जब हमने टीवी पे देखा तो वो जो बात उसने बोली वो लोगों के दिमाग में क्लिक की। बट आज जब सुबह से हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो ग्रुप में डिवाइड हो गया। ये कोई यूजीसी की बात कर रहा है, कोई आरक्षण की बात कर रहा है, लेकिन शिक्षा में सुधार की बात कोई नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स है, अलग अलग आए हैं, चेहरा चमकाने के लिए अपनी जो है वो बयानबाजी दे रहे हैं और जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर मुद्दा जो है वो हर बार की तरह आंदोलन की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि इससे पहले सीजेपी जो था वो परीक्षा में सुधार के लिए आया था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा के वो भी अपने रास्ते चले गए। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो शिक्षा मंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब तक इस देश में कानून व्यवस्था को सख्त नहीं किया जाएगा, अपराधी जो है वो बचता रहेगा, और जब तक अपराधियों के मन में डर नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो शिक्षा की बात जरूर चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से सब लोग मानते हैं, हम भी समझदार है कि योग्यता जो है वो पीछे छूट जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आरक्षण के साथ में ये लोग कह रहे हैं कि हम आरक्षण जो है वो जिन परिवारों को मिल चुका है, तो जैसे SC ST में क्रीमी लेयर लगना चाहिए, तो आरक्षण तो फिर भी दिया जाएगा, SC ST के पास ही रहेगा, तो फिर भी 40% वाला ही टीचर बनेगा। तो अगर फिर भी अगर 40% वाला टीचर बनेगा तो फिर सरकारी स्कूलों के जो हालात है वो ठीक कैसे होंगे, आप खुद सोच कर देखिए। तो मुझे लगता है कि जब हम रोड मैप की बात करते हैं तो रोड मैप में सरकार को जो है वो पहले ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए कि आप जनरल की जो है वो आप 85 रखिए, OBC की 80-85 रखिए, SC ST की आप 70% रखिए, सीटों को डिवाइड करिए। अगर SC ST के बच्चे जो है वो अपनी योग्यता दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, तो 70% क्रॉस करें। नहीं तो जो 70% के बाद में अगर कुछ सीटें खाली रहती है तो जनरल और OBC के जो टैलेंटेड बच्चे हैं आप उनकी एंट्री करवाइए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको शिक्षा में सुधार लाना है, सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड को बदलना है, आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, अलग अलग स्टेट से वीडियो आते हैं, और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर ना फादर की स्पेलिंग आती, ना मदर की आती, ना सिस्टर की आती। तो आप अपने बच्चे को, अगर मैं कहूं कि मैंने मेरे बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं। और आपने आरक्षण देना है, आप टीचिंग स्टाफ में मत दीजिए, क्लेरिकल स्टाफ में आप बाबू बनाइए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो मुझे लगता है शिक्षा और मेडिकल एक रोड मैप के तरह जो है वो आंदोलनकारियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा करनी सेना के 5 से 7 ग्रुप तो उसके आ गए। कहीं ना कहीं जो है वो सब आए हैं, परशुराम दल वाले कोई भी आते हैं, सब अपनी राजनीति की बात करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, ये करा देंगे। लेकिन हाँ, लेकिन इनको ये भी सोचना पड़ेगा कि यही सरकार है जिसने धारा 370 को हटाया है। जो लोग कहते थे कि धारा 370 को छू नहीं सकते, इस सरकार ने वो हटाया है। वक्फ जो बोर्ड बना, एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ, तो फिर वक्फ की प्रॉपर्टी भारत में रही कैसे? तो क्या हिंदुओं ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा? लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने 3-4 ऐसी जगह थे जो मंदिर थे, उनको जो है वो उसमें दे दिया बोर्ड में, और बाकी जो है वो अपने अंडर में लेकर डिमोलिश किया और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वक्फ बोर्ड बनाया गया, और आज देखिए हालात क्या है। और यही सरकार है जिसने वक्फ बोर्ड की जो पैर थे उसमें बेड़ियां बांधने का काम किया है।
तो मुझे लगता है कि जहां तक मैं मानता हूं कि ये जो सरकार है, हाँ ठीक है, कुछ फैसलों में जैसे सीजेपी से जो है वो ये भी आंदोलन जो है मैं आपको बताऊं प्रोएक्टिव नहीं है। यूजीसी जो है वो 17 जनवरी से चल रहा है, तो अब तक आंदोलन क्यों नहीं हुआ? आरक्षण पे अब तक क्यों नहीं? नहीं 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 सर, परमिशन तो पहले ले सकते थे। ये सीजेपी का रिएक्टिव आंदोलन है कि सीजेपी का हुआ, अब हम आरक्षण पे करेंगे क्योंकि सीजेपी ने जो किया। तो सीजेपी ने जो किया उससे किसी का भला नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो कि सरकार थोड़ी झुकी क्योंकि सरकार ने गलतियां की, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो आप शिक्षा में सुधार की लड़ाई लड़ रहे हो, इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जनता को जागरूक करना पड़ेगा, रोड मैप लोगों के सामने रखना पड़ेगा, और तब जाके आप कह सकते हो कि हम इन मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर अपनी राजनीति चमकानी है, चेहरे चमकाने हैं, उससे किसी मुद्दे पे किसी को फायदा नहीं है। आप देखिएगा इनमें से कोई जो है वो मीडिया के स्टार बन जाएंगे और ये मुद्दे गौण हो जाएंगे, जहां हम हैं वहीं खड़े हो जाएंगे। नहीं, जो बात है जी, देखिए यूजीसी मुद्दा फिलहाल कोर्ट के अंदर है, तो कोर्ट ने ऑलरेडी उनको 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है। तो मैं अपनी तरफ से यूजीसी पे कुछ बोलना चाहूँ वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने ठीक है कमियां उसके देखो उसके अंदर उसकी कमियां हैं, उसको सुधारने के लिए उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया ना। तो मैं अपनी राय उसमें बीच में अड़ा करके मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्ञान नहीं बनना चाहूँ, जबरदस्ती की बात हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब उसको इतना सीरियसली ले रही है, उसको भी लग रहा है ना, और सरकार को भी लग गया है कि कहीं ना कहीं तुम गलत हो, तभी तो उन्होंने भी 4 हफ्ते का उसमें सुधार के लिए या उसके लिए बात करने के लिए मानी ना। लेकिन बात यह है कि हम मुद्दा चलता है कुछ और, हम उसमें जो दूसरे घुसाते हैं। हम इस मुद्दे में जुड़ के आए हैं सिर्फ और सिर्फ हर्षद दुबे के जो एक वो वीडियो देखने के बाद में हम इससे जुड़े। हम काफी दिन से इससे जुड़े हुए हैं, सारा रोड मैप तैयार कर रहे थे, सब कुछ है। और हमारा एक ही चीज का विरोध था कि ना हम किसी जाति की बात करेंगे ना किसी धर्म की बात करेंगे, हम केवल और केवल शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा में जो आरक्षण की वजह से सबसे बड़ा, और मेडिकल लाइन, ये 2 लाइन है जिसके अंदर इसके आरक्षण का सबसे बड़ा नुकसान इन दोनों के अंदर है ना। अब जो IQ लेवल टेस्ट करने के लिए जो एग्जाम लिए गए हैं, अभी तक लिए जाते हैं अपने, उसमें भाई 90% वाला जो लेके आ रहा है उसका IQ लेवल वहाँ है ना, जो 40% लेके आ रहा है उसका IQ लेवल वहाँ है। अब 40% का बच्चे जो टीचर बन गया, तो वो अगर कल को आपके बच्चे को पढ़ाएगा तो वो किस लेवल की, यानी कि वो 40 से 50 वाला ज्ञान तो नहीं दे सकता ना, 40 से 35 वाला देगा, 40 भी पूरा नहीं दे सकता, क्योंकि कोई अपना 100% ज्ञान किसी को नहीं दे पाता है। तो बात इस पे करने की जरूरत है कि हमें सुधार कहाँ है। अब हम बिना मतलब की बातें करना शुरू करते हैं, जैसा अभी पीछे चल रहा है, अभी बड़ी वायरल हो रही है, सीजेपी वाले टूटे फूटे स्कूलों को दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे हमें टूटे फूटे स्कूल दिखा रहे हो, और उसके अंदर जो जिसने सारा देश ही तोड़ दिया है, सारा जो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया, उनको नहीं दिखा रहे हो आप। वो कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। जाओ स्कूल के अंदर जाओ, टीचर से पूछो, जा रहे हैं जी, वहां बैठे दिन भर फोन पे लगे हुए हैं, कितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर, है कोई उन पे ध्यान दे रहा है? कहीं नहीं है। एक्चुअल में वही ये बात है कि आप जब किसी छत पे चढ़ना है ना, तो पहले पॉइंट पे रखना पड़ेगा ना, आप डायरेक्ट ऊपर वाली पे नहीं जा सकते। अभी हम बीच से लेकर शुरू कर ले, वही चीजें यहाँ चल रही हैं भाई। बहुत सारे लोग आए हैं, जोड़ने की कोशिश करी गई है, लेकिन बात है कि सब अपने अपने ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं। बात है फिर वही आ जाती है। अभी भी देख लो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात हो रही है, अभी भी स्टेज पे आप देख लेना, कितने स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है बोलने का, है। हम भी आए हैं, हम भी जा सकते हैं, हम भी इतने दिन से ग्रुप से जुड़े हैं, हम भी जाके कह सकते हैं कि हम स्टेज पे जाएंगे। हमें नहीं जाना है, हमें नहीं फेस बनना है। हम बात कर रहे हैं, आप उसको दो जिसका दर्द है ना, आपके दर्द है, आप जाके सुना सकते हो। आपने मुझे सुना दिया और मैं वहां सुनाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें उन बच्चों को लाना चाहिए जिनके साथ में वाकई में हुआ है, जो इतने कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया है, जिन्होंने अपना पूरा करियर, पूरे अपनी ताकत लगा दी अपनी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और अब क्या कर रहा है वो? परेशान है ना। उसकी परेशानी, हमारा मुद्दा ये है कि उनकी परेशानी लेके आओ। हम उन सुधार के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ जी, ये कर देंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, कुछ नहीं होता। आप सही, अभी भी यहाँ सिर्फ हम प्रॉब्लम्स लेके आए, सॉल्यूशन कौन लेके आया? यूजीसी पे मैं थोड़ी सी बात करूं। यूजीसी में जब हम बात करते हैं ना जातिवाद की, आप इस खेल को ऐसे समझिए कि ये खेल जातिवाद का नहीं है, ये खेल है माइनॉरिटी और मेजोरिटी का। जहां SC/ST मेजोरिटी में है, वहां जनरल और ओबीसी वालों को प्रताड़ित किया जाता है। जहां जनरल OBC मेजोरिटी में है, वहां ये कुछ घटनाएं होती है।
यूजीसी लेकर आई, तो यूजीसी की जो अध्यक्षता कर रहे थे कमेटी की, वो दिग्विजय सिंह कर रहे थे, वो कांग्रेस से आते थे। पहली चीज जो समझने वाली बात है, लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। आप देखिए यूजीसी की गाइडलाइन में इक्विटी स्कोर की बात की गई। अब ऐसी एक्ट क्या कहता है कि आप जो है वो गिरफ्तार करोगे। उधर मुआवजे की आपने बात की, लेकिन उसमें सरकार को ये करना चाहिए कि अगर ये मुकदमा झूठा पाया जाता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का युग है, हर किसी के पास कैमरा है, अगर वो मुकदमा झूठा पाया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए बिना बेलेबल जो है वो कम से कम 10 साल की सख्त सजा का प्रावधान कर दो, और जो मुआवजा SC ST को दिया जाएगा, जिस बंदे के ऊपर इससे बेनिफिट हुआ ना, जो है जो भी इन्होंने और मुद्दे हैं, जैसे उस पे वो लगा दिए कि हम 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा देंगे, 10 साल सजा दे देंगे। अरे बात यह है, कोर्ट के अंदर साबित कौन करेगा? पहले भाषण, उसके अंदर कोर्ट के अंदर कौन लेके जाएगा? एडवोकेट्स ही तो होंगे वहां पे फाइट करने के लिए, है ना? वो जज ही तो बैठे होंगे सामने, है? आप कैसे कह लो कि वो जज ईमानदार है? जो है वो यशवंत वर्मा जैसा हुआ तो, है ना? है ना? तो गलत कर रहे हैं क्या? अब हमें नहीं पता ना कि सामने, भाई वहां भी तो सामने लो, हम बता रहे हैं ना सॉल्यूशन, ऐसे कानून लेके आइए। मैं कह रहा हूँ पेपर बेचना तो दूर की बात, पेपर खरीदने वाले का भी ना दिमाग हिल जाएगा। जो आदमी पेपर बेच रहा है ना, आप कर दो भाई, सबसे पहले नागरिकता जाएगी, ठीक है ना? हाँ, उसके बच्चे को, है ना, आदमी आज की तारीख में डरता किससे? जो है वो चाइना जैसे होने चाहिए। आज की तारीख में ना आदमी अपने से नहीं डर रहा, अपने बच्चों के लिए ज्यादा डरता है। उसकी फैमिली को कोई भी सरकारी सेवा नहीं मिलेगी, करो ना एक बार। और खाली करने वाले को नहीं, जो पेपर खरीदेगा वो सेम। फिर देखो आप, किसी बच्चे के, पढ़ने वाले बच्चे के FIR हो जाती है तो उसका भविष्य खराब हो जाता है, लेकिन एक वही नेता जो आपराधिक मामले में 2 साल से कम की सजा है, तो उसको जो है वो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, और अगर 2 साल से ज्यादा है तो 6 साल तक सजा है, और 6 साल के बाद में वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हम जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। देखिए, मैं कोर मेंबर का था, सब जानते हैं। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए, हमने मान लिया, जैसे CJP है, कई संस्थाएं हैं, बोल रही हैं हजारों साल से हम शोषित और वंचित हैं। इसका सॉल्यूशन क्या दिया है कि हम नीट में 250 नंबर पर हम क्वालिफाई करा देंगे। चलिए, मान लिया आपने 5.5 साल तक उसको पढ़ाया, उसी कॉलेज, उसी हॉस्टल, वही खाना दिया, वो MBBS बन गया। चलिए, उसी कॉलेज, हॉस्टल, वही टीचर में था, अब तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब आप उसे क्या PG में या MD में रिजर्वेशन नहीं देंगे? नहीं देंगे कि देंगे? ये डायरेक्ट पूछिए। उसके साथ तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। IIT हुआ, ISI हुआ, JNU हुआ, NIT हुआ, हमारे पास 1 लाख कोर इंजीनियरिंग के सीट्स हैं। लड़का 4-4.5 साल तक वही प्रोफेसर, वही हॉस्टल, वही टीचर। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं समस्या की नहीं। आप क्या उसे कल गेट एग्जाम MTech के लिए, क्या उसे आप किस लॉजिक से रिजर्वेशन दे रहे हैं? उसने तो सेम खाना, सेम सब कुछ खाया। अब आप IAS में आ जाइए, इंडिया का सबसे रेप्यूटेड एग्जाम है। 1018 लोग सिलेक्ट हुए, 650 लोग रिजर्व कैटेगरी से थे, 750 लगभग। उनका डेटा आप निकालिए। वो ऑलरेडी कोई ना कोई IRS था, IAS के लिए अपीयर कर रहा है, कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में था, दोबारा ऑलरेडी एक गेस्टेड ऑफिसर PCS था, IAS के लिए अपीयर कर रहा है, कोई IRS था IAS के लिए। वो शोषित और वंचित कैसे हो गया? उससे आप क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं? समझ गए? नंबर 1, उसका कोई कंक्रीट डिबेट्स गवर्नमेंट कराए। आज आप आधार लिंक किए हैं, लोगों की इनकम कर लिए हैं, आपके पास सब कुछ है, आपने जनधन खुलवाया, क्या आप उससे एक आदमी कौन गरीब है इसको आप टच नहीं करना चाह रहे हैं? जाइए टीना डाबी, बताइए, वो IAS की थी, रिजर्वेशन को यूज करके उसके फादर मदर दोनों गेस्टेड ऑफिसर थे। उसने क्या किसी शोषित वंचित का ही ना जगह मारा था? ये कौन सी समस्या का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं? ये कोर वैल्यूज पर हम ये काम करेंगे कि आप एडुकेशन को, आप जाइए इंस्टीट्यूट से डेटा निकालिए ना, JNU में रोज आंदोलन होता है, आप उनसे डेटा निकालिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिटेड हुए हैं, ग्रेजुएशन अगर JNU से किया है, वही हॉस्टल, वही खाना, तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपने क्यों एक्स्ट्रा दिया? जी हाँ। आपने बोला कि शोषित वंचितों का, भाई टीना डाबी को आपने नाम लिया, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, BR गवई का ले सकता हूँ मैं लेने को। अब मुझे एक चीज बताइए कि हमने क्रीमी लेयर वाली बात सी हो गई है कि देखो सुनो नहीं, मेरा क्वेश्चन सुनो सर, कि आपने जिस परिवार को आरक्षण मिला उसको तो छोड़ दिया, उसको हमने छोड़ देना है,
अब उसी कैटेगरी में कोई शोषित वंचित रह गया, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो अगर आप मुझे एक चीज बताओ, क्या उससे योग्यता वाला पैमाना ठीक हो जाएगा? क्योंकि वो भी तो 40 वाला ही आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, आप उसका जवाब दीजिए। हम बता रहे हैं, सबसे पहले ये हम उस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए कह रहे हैं कि ये शोषित वंचित है। हम योग्यता के लिए, भाई साहब ने बहुत अच्छी, मैं इसका सम्मान करता हूं, इन्होंने क्वेश्चन जारी रखा। अब आप एक चीज बताइए, 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक कोटा में 5 लाख रुपए कोचिंग दे करके पढ़ रहा है और एससी से रिजर्वेशन ले रहा है, हम उसे शेल्टर आउट कर दें? हम जाएं जरा देखें कि जो रिजर्वेशन लेने जा रहा है क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है? क्लियर हो जाएगा कि क्या वो शोषित या वंचित है। हमें तो ये पता है गवर्नमेंट स्कूल से क्या वो पढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, भाई साहब ने, अब वो पढ़ेगा कहाँ से? 5 लाख रुपए देके कोटा तो जाएगा नहीं कोचिंग के लिए। अब वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में आपने, जो भाई साहब ने बात कही कि 30 नंबर पाने वाले को आपने उसका टीचर बनाया है, उसका लेवल आप उठाएंगे कैसे? उसका लेवल आप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपने वो शिक्षक दे रखे हैं जो खुद वो एग्जाम का गवर्नमेंट स्कूल के 12 के टीचर्स को, आप लोग मीडिया वाले हैं, जाइए 12th का पेपर दे दीजिए IIT का, मैं बताऊं 10 में 9 फेल कर जाएंगे, उस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो कहां से? आरक्षण हटना चाहिए, वही मैं आप ही की बात कह रहा हूँ विद लॉजिक। ये बात सही कह रहे हैं, आरक्षण हटना चाहिए और गवर्नमेंट गरीब आदमी को सहयोग करके अच्छे स्कूल में, अच्छी से अच्छी कॉलेज में पढ़े, उन गरीब शोषित वंचित है ना, उसको पढ़े और पढ़ा के डॉक्टर बनाए, पढ़ा के मस्जिद बने, पढ़ा के। एक चीज बताइए, आप नेता बीमार होता है, मेदांता जाता है, एम्स के स्पेशल वार्ड में आता है, आप तो लाइन में लगे रहते हैं, आपने देखा है वो डॉक्टर की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या थी? पूरी सिस्टम जो कि बोलना नहीं चाहती है। ये नेता जिसने ये इतनी अच्छी फैसिलिटी ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जितना ईमानदार आदमी खड़ा हो जाता है ना इलेक्शन के लिए, तो उसको वो बेचारा हाथ जोड़ता है ना, अपनी चप्पल घिस करके मर जाता है, उसको वोट नहीं डालता कोई। जो आदमी जाकर के ना सपने बेचने जाता है, बोले मैं ये दे दूंगा, तुम्हें दारू भी पिलाऊंगा, तुम्हें मैं बढ़िया खाना खिलाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा, 500 रुपए में आप वोट बेच देते हो। अच्छी सीटों पर आते हैं, उनका पेंशन फिक्स हो गया। मैं अपने उस समाज से बोलता हूं कि आप 5 साल बाद आपकी फिक्स हो गई, अब आप अपने जगह छोड़ दीजिए, एक और नेता खड़ा करिए, दूसरे को भी चांस दीजिए। नहीं, हम बैठे रहेंगे। नहीं नेता, हमारे आंदोलन का मकसद है सबसे पहला चीज कि एडुकेशन, हम जो सबसे शोषित वंचित है वो एग्जाम और वहां तक पहुंच सके, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहला। अब एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, हाँ, क्या इस आंदोलन में कोई नेता नहीं बनने आया कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? देखिए, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोगों की भावनाएं अपनी जगह बैठी हुई हैं, लेकिन हम जो कोर ग्रुप की तरफ से कह सकता हूँ, हमने सिर्फ ये रखा है कि हमारा अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं है। नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कब से जुड़े हुए हो इस आंदोलन से? मैं जब से बहुत रिसेंट स्टार्ट हुआ है, उसी से स्टार्ट हुआ। मैं इस आंदोलन की जो पहली मीटिंग हूँ तब से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, और उस वक्त जितने लोग आए थे उस दिन, वो सब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे कि हम 50 सीटों पे लड़ेंगे। तो मुद्दा जो है सबका, अल्टीमेटली मुद्दा जो है वो आंदोलन की भेंट चढ़ता ही है। आंदोलन की आप तो उनकी की बात कर तो रहे हो। अभी हुई थी, कुछ बहस छिड़ी हुई थी और बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुद्दे की बातें सारी खत्म, भैया यहाँ मुद्दे की बातें होनी चाहिए। हमसे भी बात कर ले। हाँ जी, बताइए। दिवाकर भैया 1 मिनट के लिए आएंगे? भैया जी 1 मिनट। जय मातरम, भारत माता की जय। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं इधर, ठीक है, ये सारे रिपोर्टर इधर घूम रहे हैं, ये पता है ये कोई मोदी के चमचे नहीं है, किसी और के चमचे नहीं है, गोदी मीडिया की तरह नहीं है ये सारे, ठीक है। ये हमारे हिंदुस्तान की वो आवाज है जो जनता की आवाज सीधा सरकार तक पहुंचा रही है, ठीक है। और ये भी कोई भाड़े पे बुलाए हुए लोग नहीं है, कोई अगर पैसे दे दिए तो उसको चलो लोग आ गए, ये अपनी आवाज उठाने के लिए आया है। ये जब इतनी दूर से चल के इधर तक आ सकते हैं, तो ये रहा हमारी दिल्ली पूरी, तो पूरी दिल्ली के एक बार के लिए यहाँ पर जमा नहीं हो सकती है, जैसे अभी CGP में जमा हुई थी। तो मेरी पूरी दिल्ली से पूरे, देखो अभी इधर सारे समाज उमाज सब हटा के सारे एक तरफ के लोग हैं, ठीक है। इधर वाल्मीकि समाज के लोग नहीं है, बस मेरे वाल्मीकि समाज से मेरे को स्पेशल, मैं वाल्मीकि समाज पता है क्यों बोल रहा हूँ कि वो जो है होता है वाल्मीकि समाज, वो शेर है, शेर। मैं उनको इस वजह से बोल रहा हूँ, वो अगर कुछ भी तो मान के चल लो, अगर अभी वजीराबाद में बाबा अमर सिंह पवन है, उनका मंदिर तोड़ने की बात उठी थी, तो वहां पर पूरा वाल्मीकि समाज जब उठा था तो सरकार पता है एकदम चूहे के बराबर मान के चलो, उनको चूहे से भी बदतर हो गई थी उनकी हालत सरकार की।
उन्हें अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। तो फिर वही वाल्मीकि समाज अगर इधर उठ जाए, इधर खड़ा हो जाए एक तरीके से इनके आगे ढाल बन के, तो मजा आला, सरकार वापस ना ले अपना एक्ट। अरे भाई वाल्मीकि समाज है, वो स्वर्ण समाज है वाल्मीकि समाज, कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत टाइम पुराना है। वाल्मीकि का आपको पता है क्या इतिहास है? कोई कहता वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे पहले, अरे ये सब झूठ है, ठीक है। वाल्मीकि भगवान है, वो श्री राम के गुरु थे। श्री राम जिनको पूरा हिंदुस्तान मानता है, श्री राम प्रभु, जिनके बलबूते पे हम सबको बोलते हैं राम राम भाई। अरे भाई राम राम का भी भाई कोई अर्थ होता है, ठीक है। जय श्री राम का भी कोई अर्थ होता है, उस अर्थ को समझो ना। तुमने उनके गुरु को तो चलो बता दिया, वो रत्नाकर एक डाकू थे। तो भाई मैं पूरे वाल्मीकि समाज से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे जितने भी 36 बिरादरी में सारे समाज आते हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, सारे आओ जंतर मंतर और इस आरक्षण के खिलाफ जवाब दो। और अगर वाल्मीकि खड़े हो गए तो बहुत बढ़िया है, बाकी वाल्मीकि होने चाहिए खड़े मेरी राय से। तो जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भारत माता की। क्या बात है भाई की। मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आइए जानते हैं यूजीसी बैक के बारे में। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? विवेक शर्मा मेरा नाम। ये प्रोडक्शन हो रहा है जो हो रहा है, ये जो यूजीसी रोल बैक और रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए हो रहा है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आप कोई भी कानून बनाते हैं ठीक है, लेकिन आप ये भी तो बनाइए कि उसका मिसयूज नहीं करे, उसका कोई प्रावधान है ना। यूजीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, मैं किसी भी के खिलाफ जाकर कंप्लेंट कर सकता हूँ, ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहा था कि SC/ST एक्ट में, ठीक है, कि पहले उसकी जांच हो कि भाई उस आदमी का हमने कुछ अत्याचार किया है या नहीं, लेकिन इस सरकार ने एक कोई सेक्शन है 18 लाके उसको और कठिन कर दिया है। यानी कि बस उसका इतना ही कहना है कि इसने मेरे साथ ये कहा है, तुरंत वो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। हाँ, पहले जांच होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। और जिनके साथ अत्याचार होता है उनके साथ हम भी साथ हैं, लेकिन इस समाज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने का धंधा करते हैं। SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अब मोदी सरकार ने अभी 40% मुआवजा बढ़ा दिया है, यानी 12 लाख की कर दी है लिमिट एक, कि अगर कोई भी SC/ST एक्ट में मुकदमा होता है तो उनको क्या है कि कंपनसेशन दिया जाता है, वो 12 लाख की लिमिट है। तो मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो पैसा आप अपनी जेब से देंगे? ये जनता के टैक्स का पैसा है, ठीक है ना, ये जनता के टैक्स का पैसा। और सबसे ज्यादा टैक्स सवर्ण समाज देता है। आप जाति जनगणना करवा दो, आप ये भी तो देखो कि कौन सी जाति कितना टैक्स दे रही है। इस देश की इकोनॉमी चलाने वाला सवर्ण समाज है, बनिया, ब्राह्मण, और ये सब टैक्स से देते हैं। हम टैक्स पेयर हैं, मेरे फादर टैक्स भरते हैं, मैं टैक्स के दायरे में आता नहीं, मेरा भाई टैक्स भरता है। कल को मैं भी टैक्स के दायरे में आ जाऊंगा, मैं भी टैक्स दूंगा, चाहे मैं 1 रुपया दूं, 100 रुपए दूं, लेकिन मैं सरकार की मदद कर रहा हूँ इकोनॉमी के बेस पे। तो मेरा कहना यह है कि सवर्णों को आपने अपराधी घोषित कर दिया एक तरीके से यूजीसी के, इसलिए यूजीसी का रोल बैक होना बहुत जरूरी है। पहले जरूरत ही नहीं थी, 70-80 साल से कहाँ एक तो केस ऐसे आगे होंगे। मेरे को कॉलेज छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, मैं भी SC/ST के पास बैठता हूँ, और तुम्हारा वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, हम उनसे खूब गाली गलौज करते थे, आपस में जाति सूचक भी बोलते थे, लेकिन कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा, कोई आपस में चलता है ये सब, इसमें कोई ऐसी नहीं कि हमने उनको प्रताड़ित कर दिया। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये पिछले 3-4 सालों में ऐसा कि SC/ST ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कुछ नेता इनके जो है विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें प्रताड़ित किया गया है, जबकि कोई प्रताड़ित नहीं होता। हम तो गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम कहते हैं जाटव हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? आप जाति सर्टिफिकेट क्यों लेते हो, उसमें क्या लिखते हो? अगर कोई दूसरा कह देता है कि उसी सब से उनको बोल देता है तो SC/ST में मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, तो ये कानून का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा डॉरी सिस्टम का बहुत मिसयूज हुआ था, तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आप कोई कानून ला रहे हो तो उसका मिसयूज जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको दुगनी कार्रवाई कर झेलनी पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कानून ला रहे हो तो उसका जो निष्पक्ष है, जो निर्दोष है, उस पर कार्रवाई ना होकर जिस पे दोषी है उस पर कार्रवाई हो। बस मैं तो ये चाहता हूँ। तो ये सरकार ने बहुत ही गंदे कानून लेके आई है। मुझे लग रहा है कि 27 में योगी जी का आना भी मुश्किल हो जाएगा, तो 29 में तो मोदी जी का सफाया ही होना तय है, क्योंकि 400 पार इनका घमंड उतार दिया, 240 में आ गए, 300 में से 300 से भी नीचे 240 पे आ गए थे। तो सबको साथ लेके चलने वाली बात कहाँ है इसमें? आप एक समाज को खुश कर रहे हो, दूसरे समाज को आप नीचे डाल रहे हो। तो सवर्ण समाज को अपराधी घोषित किया गया इस यूजीसी रोल बैक में। इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सवर्ण समाज में, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानून है तो उसका दुरुपयोग भी तो होता है। आज सबसे ज्यादा ओबीसी समाज पर SC/ST एक्ट मुकदमे दर्ज हैं। आप
डेटा निकलवा लीजिए, कितने मुकदमे फर्जी केस हैं जो कि कोई मतलब नहीं है। मार पिटाई हो जाएगी तो SC/ST एक्ट, ये क्या मतलब है? जबकि उस SC/ST एक्ट में जो लिखा है उस बेस पे दर्ज हो जाना चाहिए। पैसों का लेन देन है तो उसमें भी SC/ST एक्ट लगवा देते हैं, जमीन का मामला तो SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगर ये सवर्ण समाज अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये कत्लेआम मच जाएगा इस एक्ट। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक्ट कोई भी हो, दुरुपयोग ना हो, उसका भी कोई प्रावधान कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस उनको खुश करने के लिए ला दिया इन्होंने, बस ये। और सबसे ज्यादा टैक्स सवर्ण समाज देता है। जिस दिन सवर्ण समाज ने टैक्स देना बंद कर दिया, फ्री सिलेंडर, फ्री गैस, ये जो SC/ST को देते हैं तो कहाँ से दे दोगे? सवर्ण समाज सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आप ये डेटा निकलवाइए। के लिए एक से बनने चाहिए जितने भी कानून होते हैं। किसी हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं, मंच के पास खड़े हो जाएं और पुलिस वालों से केवल हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हमारा बैनर से हाथ मत लगाइए, प्लीज। एक बात सब लोग सुन लें, हमें किसी से लड़ना नहीं है। ये हमारा मंच है, ये हमारा देश है, ये हमारा मुद्दा है। हमारी किसी से बैर नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है। ये मुद्दा, ये हमारा आंदोलन 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए है। तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि वो हमें शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने दें। आप पिछले कुछ दिनों से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे युवा साथी उग्र हो जाएं और आप लोग कुछ मिस हैपनिंग कर सके। हम पुलिस प्रशासन लोग पहुंचे ना, हाथ जोड़ के हमें पुलिस से लड़ना नहीं है, हमें हाथ जोड़ने पुलिस के सामने, हमें प्रशासन के सामने हाथ जोड़ने, हमें लड़ना नहीं है, बल प्रयोग नहीं करना है, हमें बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पुलिस हमारे साथी है, हमारे भाई लोग हैं, हम और लोगों की तरह नहीं है। प्लीज शांति के साथ अपनी बात करें, हाथ जोड़ के खड़े हो जाए सारे लोग पुलिस के सामने, सारे लोग पुलिस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई भी सब सुनने में कोई किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं करेगा। सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, पुलिस वालों से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। शांतिपूर्ण रूप से हम अपनी बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से हमारी बात सुनी भी जाएगी। सभी लोगों से अनुरोध है, पुलिस वालों से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। जितने भी यहाँ सामाजिक तत्व है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। पुलिस जो है बैनर की कोशिश कर रही है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है बैनर हटाने के लिए, मगर यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। कहेंगे पुलिस से कोई बदतमीजी ना करे, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पुलिस से कोई भी बदतमीजी ना करे। अगर प्रशासन किसी भी बहकावे में है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो सर जाने वाले नहीं हैं। हम किसी से लड़ने नहीं आए, ना किसी का अधिकार छीनने आए हैं। हमारा मकसद है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो वंचित व्यक्ति, उसको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो मिले। हम चाहेंगे कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक सहूलियत तक पहुंचे। ये आंदोलन 150 करोड़ नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए है। हम प्रशासन से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग दे, हमारे साथ छल ना करे। मैं मंच की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ से पधारे शिवम पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वो बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ पे रखें। शिवम पंडित जी आइए सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जितने मेरे भाई हैं यहाँ से जब तक मत जाना, जब तक महाराज प्रताप की, भगवान परशुराम की। भाई जितने मेरे भाई आए सबसे हाथ जोड़ के आग्रह मेरा कि जब तक यूजीसी वापस नहीं
हो जाता, तब तक कोई भाई अड़ना मत, हट मत जाना भाई यहाँ से, चाहे प्रशासन कितना भी दम लगा ले भाई। और आग्रह है मेरा प्रशासन से कि बार बार हम लोगों को परेशान न किया जाए। प्रशासन बार बार आके बैनर को हटाने की कोशिश कर रहा है भाई, बार बार ना करें। जय श्री राम, दादा परशुराम की जय, दादा परशुराम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे भाइयों ने मेरी यह बात माननी पड़ेगी कि आज हम शरण समाज के जितने भी भाई हैं, यहाँ सिर्फ हर्ष के लिए नहीं आए, हम अपने लिए नहीं आए, हम आए अपने समाज के उन युवाओं के लिए जिनके साथ अन्याय होगा। क्या आप सब इस लड़ाई में साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? आखिरी दम तक लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आप सब साथ दोगे कि नहीं दोगे? भाई मैं एक राजपूत अपने इस मंच पर खड़े होकर एक वादा कर रहा हूँ, जिसमें कुछ नहीं होगा भाई, जहाँ को नहीं। बैनर क्यों खोल रहे हैं? प्लीज बैनर क्यों खोल रहे हैं आप? बैनर लगाओ जल्दी, बैनर बांधो। भैया स्टेज के पास आ जाओ, पीछे बैनर भाई मत खोलो। नहीं बैनर नहीं खुलेगा, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। खुलने वाला बैनर नहीं खुलेगा, मैं किसी का नहीं, आप मुझे समझाना चाहो मैं नहीं समझूंगा, ये बैनर नहीं खुलेगा बस। भाई एक घंटे के लिए उनकी मांग कृपया व्यवस्था अरे वो खोल कर टाइप कर पुलिस प्रशासन निकल गया। परशुराम की जय, परशुराम की जय, करो वीर बजरंग। भाई बैठ जाओ, व्यवस्था बना दे भाई, नहीं हटेगा बैनर, नहीं हटेगा, बैठ जाओ भाई सारे भाई। बड़ी पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो आया हुआ है काफी संख्या में मौजूद है और तैयारी कर रहा है प्रोटेक्शन खत्म करवाने की, जो कि यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। राजनीति कर रही है हमारे ऊपर, हम छात्र आगे चल के यूजीसी कानून को लाया गया, गुस्से में है, जो कि अपनी बातों को रख रहा है और कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और दिखाइए आप, काफी संख्या, कहते हैं लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी बातों को लेकर रख रहे हैं। मंत्र पर अपनी मांगों को लेकर लोग आए हुए हैं यूजीसी धरने के लिए। आज सर आपका शुभ नाम? देखो मेरा नाम विकास शर्मा, ये मैं फरीदाबाद से आया हूँ। इसमें जो कि ये जो प्रोटेस्ट है ये लो कास्ट के जो उनको आरक्षण मिल रहा है ना, उसके लिए जो हमारे कास्ट के लोग हैं, जैसे जनरल कास्ट के लोग हैं सारे, उनके लिए कुछ भी नहीं है सरकार ने बना रखा कोई सुविधा ऐसी भी जिससे उन्हें बेनिफिट मिले। जैसे कि हमारी सरकार है जो बीजेपी, ये भी कभी बोलती नहीं है कि आरक्षण के लिए कि आरक्षण को हटाया जाए, ये भी डरती है क्योंकि इन्हें इनकी जो वोट है वो कम हो जाएंगी। जैसे हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, हाँ फ्रीडम फाइटर थे, उनके बच्चों को मिलता था आरक्षण, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फ्रीडम फाइटर है उनको कुछ नहीं मिला, और जो लो कास्ट के उनको उठाने के लिए, उनका लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पे आरक्षण किया था। तो उसके लिए जो उनका जो बाबा लग गया, दादा लग गया था गवर्नमेंट जॉब, उनका डैडी लग गया बच्चों का, हाँ, और जो सारे समाज है वो हो गए बिल्कुल ऊपर। तो अब ये हो गया कि भाई आरक्षण जो होगा वो
वो जाति के हिसाब से, अगर SC/BC से आते हो ज्यादा मिलेगा, OBC से आते हो तो थोड़ा सा कम मिल जाएगा, और जनरल के लिए बिल्कुल भी कुछ हिसाब है नहीं अभी सरकार के पास, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ बिल्कुल 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 सही। कोई भी जनरल कैटेगरी वाले के बारे में कोई सोचता नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई भी देखा मैंने, कोई भी लीडर नहीं है जिसने आज तक बात उठाई हो कि जनरल कास्ट के लिए, कि बेनिफिट के लिए। आरक्षण करना है तो भाई आर्मी वालों के लिए कर दो, पुलिस वालों के लिए कर दो, कि भाई उनके बच्चों को इतना वो मिलेगा। कोई आरक्षण नहीं है पुलिस, क्योंकि ऐसा कोई कुछ जो लो कास्ट का किसी को मिल जाए, जो देश के लिए कुर्बान हो रहे, वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके लिए कर दो। बट ऐसे कैटेगरी वाइज थोड़ी थी कि भाई हाँ तुम SC/BC हो, तुम्हें हम दे देंगे, तो फिर वो हिसाब कर देंगे। जांच की जाए कि हाँ भाई इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जांच की जानी चाहिए, तब होना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात मैं इस जनता की ये मानता हूँ, ये जनरल कैटेगरी जो भी है ना, ये भाजपा के साथ फिर भी खड़ी है। ये 2014 से कंटिन्यू खड़ी है भाजपा के साथ, चाहे आरक्षण का एक पैसा भी इन्होंने नहीं दिया हो, या कोई एक निकाला हो नहीं निकाला हो, फिर भी जनरल कैटेगरी देखो छल। हाँ बिल्कुल, सरकार के बिल्कुल 2014 से भाजपा की सरकार है। जनरल कैटेगरी के आदमी है ना सभी, ये कभी देश विरोधी नहीं हुए कभी भी। बिल्कुल सही, इन्होंने देश के विरोध में कभी कुछ बोला नहीं है। और ये छोटे जो वैसे छोटे ना कह रहे, जो SC OBC वाले हैं ना ज्यादातर, ये भाई बोल देते हैं कि अपना भाषण में बोल देते, देश के खिलाफ बोल देते हैं। और जो अदर धर्म है वो सोचते नहीं है कि हमारा तो वो हिसाब है, चाहे 2 रोटी कम खा लेंगे, ना देश को गाली देंगे ना देश के राजा को गाली देंगे। कुछ लोग हैं जो देश को भी गाली दे रहे हैं 2 पैसे के चक्कर में, जो देश के राजा को भी गाली दे रहे हैं। हम नहीं भाई, हम तो 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से उनके साथ हैं। चाहे आरक्षण, अब भी कह रहा हूँ, कितना भी आंदोलन चले, चाहे आरक्षण मिले या ना मिले, फिर भी भाजपा के साथ ही हैं और टिके रहेंगे। और भाजपा के साथ तो रहेंगे, पर देश को कभी गाली नहीं देंगे। आरक्षण में बैठेंगे तो देश के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि बाहर से कोई फंडिंग आ रही है, पहले जैसे कांग्रेस जनता पार्टी के साथ हुआ है, फंडिंग आई बाहर से तो अपना बयान बदल दिया, देश के खिलाफ कुछ भी बोल दिया। बाहर से आए, कश्मीर से कोई लीडर आया, उसने देश के खिलाफ बोल दिया कि देश कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हुआ था कांग्रेस जनता पार्टी में, जो विरोधी देश के विरोधी है ना, वो सारे आगे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। ऐसा इसमें नहीं होगा। वैसे हम तो अपनी गारंटी लेते हैं, पर कोशिश करेंगे सबको साथ लेने के कि देश के विरोध में कोई बोले नहीं। यहाँ पर लोग और अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं। दिखाइए कितनी संख्या में हैं सवर्ण समाज के लोग, तो आप देख ही सकते हैं काफी लाखों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर कानून में बदलाव चाहते हैं। UGC रोल बैक को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी तैयारी के साथ में पूरी तैयारी कर रखी है दिल्ली प्रशासन ने व शासन ने, और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर लोग जुटे हुए हैं। UGC रोल बैक तो आप देख सकते हैं कि UGC रोल बैक लाखों की संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोग आए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग ऊपर नहीं आएंगे, जगह मिल गई, आंदोलन हम सबका है, तो प्लीज हाँ, और हम आ गया है ना।
हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं, मंच के पास खड़े हो जाएं और पुलिस वालों से केवल हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हमारा बैनर से हाथ मत लगाइए, प्लीज। एक बात सब लोग सुन लें, हमें किसी से लड़ना नहीं है। ये हमारा मंच है, ये हमारा देश है, ये हमारा मुद्दा है। हमारी किसी से बैर नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है। ये मुद्दा, ये हमारा आंदोलन 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए है। तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि वो हमें शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने दें। आप पिछले कुछ दिनों से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे युवा साथी उग्र हो जाएं और आप लोग कुछ मिस हैपनिंग कर सके। हम पुलिस प्रशासन लोग पहुंचे ना, हाथ जोड़ के हमें पुलिस से लड़ना नहीं है, हमें हाथ जोड़ने पुलिस के सामने, हमें प्रशासन के सामने हाथ जोड़ने, हमें लड़ना नहीं है, बल प्रयोग नहीं करना है, हमें बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पुलिस हमारे साथी है, हमारे भाई लोग हैं, हम और लोगों की तरह नहीं है। प्लीज शांति के साथ अपनी बात करें, हाथ जोड़ के खड़े हो जाए सारे लोग पुलिस के सामने, सारे लोग पुलिस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई भी समझने में कोई किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं करेगा। सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, पुलिस वालों से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। शांतिपूर्ण रूप से हम अपनी बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से हमारी बात में सुनी भी जाएगी। सभी लोगों से अनुरोध है, पुलिस वालों से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। जितने भी यहाँ सामाजिक तत्व है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। पुलिस जो है बैनर की कोशिश कर रही है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है बैनर हटाने के लिए, मगर यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। कहेंगे पुलिस से कोई बदतमीजी ना करे, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पुलिस से कोई भी बदतमीजी ना करे। अगर प्रशासन किसी भी बहकावे में है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो सर जाने वाले नहीं हैं। हम किसी से लड़ने नहीं आए, ना किसी का अधिकार छीनने आए हैं। हमारा मकसद है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो वंचित व्यक्ति, उसको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो मिले। हम चाहेंगे कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक सहूलियत तक पहुंचे। ये आंदोलन 150 करोड़ नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए है। हम प्रशासन से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग दे, हमारे साथ छल ना करे। मैं मंच की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ से पधारे शिवम पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वो बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ पे रखें। शिवम पंडित जी आइए सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जितने मेरे भाई हैं यहाँ से जब तक मत जाना, जब तक महाराज प्रताप की, पवन परशुराम की, भाई जितने मेरे भाई आए सबसे हाथ जोड़ के आग्रह मेरा कि जब तक यूजीसी वापस नहीं हो जाता तब तक कोई भाई अड़ना मत, हट मत जाना भाई यहाँ से, चाहे प्रशासन कितना भी दम लगा ले भाई। और आग्रह है मेरा प्रशासन से कि बार बार हम लोगों को परेशान न किया जाए। प्रशासन बार बार आके बैनर को हटाने की कोशिश कर रहा है भाई, बार बार ना करें। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है अपना चुस्त तरीके से और बैठा हुआ है। आइए चलते हैं जंतर मंतर पर और अंदर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। इस समय मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन काफ़ी संख्या में है। यूजीसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
और काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर। बड़े बड़े अफसरान भी आए हुए हैं। एसीपी, डीसीपी और सब अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपको सच्चाई दिखाते हैं, सच बिना डर।